हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां, है ना, कि जनरली हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा पढ़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी पादप में आवृतबीजी पादपों में जनन की कुछ विशिष्ट विधियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 विधियों की यहाँ पर बात की जा रही थी। कौन कौन सी विधियां? तो देखें, फर्स्ट हमने बात की थी असंग जनन की, दूसरी थी आपके एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, तीसरा आ जाता है आपका माइक्रो प्रोपगेशन और चौथा आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इनिशियल स्टार्टिंग में हमने जो कायिक प्रवर्धन पढ़ा है वही है ये सेम, तो कोई अलग नहीं है। तो हमारे पास में बचे 3 मेथड, कौन कौन से? असंग जनन, अनिषेक बीजता और आ जाता है आपका माइक्रो प्रोपगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था असंग जनन और अनिषेक बीजता। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में? माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। तो देखें कि माइक्रो प्रोपगेशन जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, सबसे पहली चीज तो आपको यह अच्छी तरीके से पता है कि जैसे कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पादप के किसी कायिक भाग को काट कर जब जमीन में बोया जाए और उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी प्रकार की टेक्निक है आपकी माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। लेकिन कायिक प्रवर्धन नेचुरली हो जाता है, जबकि सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशन के अंदर, यानी पात्रे, यानी हम प्रयोगशाला में ये टेक्निक जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो और जो कायिक प्रवर्धन है वो उसमें जनरली हम प्लांट के किसी पार्ट को कहाँ बो रहे हैं? मृदा के अंदर बो रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम सॉइल के अंदर नहीं, बल्कि हम यहाँ पर यूज लेते हैं कल्चर मीडिया का। तो मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ये टर्मिनोलॉजी, उसके बाद में यहाँ पर मैकेनिज्म के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले देखें माइक्रो प्रोपगेशन है क्या। तो माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन को आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करोगे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। किसमें स्टडी करोगे आप? प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टडी करने वाले हो। ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर अलग से है सेपरेट, तो उसमें इसको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करोगे। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है, वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हम इसकी बात करें। तो ध्यान में रखें, प्लांट टिश्यू कल्चर एक बहुत बड़ा पोर्शन है, एक बहुत बड़ा पार्ट है बॉटनी का, जिसके अंदर हम एक टॉपिक की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं माइक्रो प्रोपगेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आने वाली कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए। पहले आ जाता है आपका एक्स प्लांट, और एक्स प्लांट को आप कहते हैं कर्तोतक। क्या कहते हैं? कर्तोतक। और कर्तोतक का मतलब पादप का वह भाग जिसका उपयोग सूक्ष्म प्रवर्धन में किया जाता है। पादप का वह भाग जिसका उपयोग सूक्ष्म प्रवर्धन में या पादप उत्तक संवर्धन में किया जा रहा है या किया जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? एक्स प्लांट या कर्तोतक। यानी कहने का मतलब, आपने जड़ का एक टुकड़ा लिया और उसको कल्चर मीडिया में संवर्धन माध्यम में रखा, तो वो जड़ का टुकड़ा आपका क्या हो गया? कर्तोतक हो गया। आपने तने का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर लिया और उसको आपने किस में डाल दिया? कल्चर मीडिया में डाल दिया, तो वो जो आपका स्टेम का टुकड़ा था वो कर्तोतक हो जाएगा। आपने अगर कोई लीफ का टुकड़ा लिया है तो वो आपका कर्तोतक हो जाएगा। इस प्रकार से जिस भी कायिक भाग को आप ले रहे हो और कल्चर मीडिया में रख रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा? कर्तोतक हो जाएगा। दूसरा आता है कल्चर मीडिया। सामान्यतः एक पादप के भाग को लेकर आप जमीन में बो देते हो, मृदा में बो देते हो। मृदा में वो सारे आवश्यक जो न्यूट्रिएंट हैं वो उपस्थित होते हैं, जो पादप की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रयोगशाला के अंदर ग्रो करवा रहे हैं इस पादप उत्तक को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसा माध्यम तैयार करना पड़ेगा जिसमें उस पादप के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व आनुपातिक मात्रा में उपस्थित हों। तो यही कल्चर मीडिया की डेफिनेशन होगी। ऐसा माध्यम जिसके अंतर्गत विकासशील या परिवर्तित हो रहे पादप के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व
किस बिल्कुल आनुपातिक मात्रा में उपस्थित हो, चाहे उसके अंदर वो शर्करा हो गई, हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें आनुपातिक मात्रा में, जितना प्रतिशत पादप को आवश्यक है उतनी ही मात्रा में उपस्थित होना चाहिए, न तो उससे कम हो और न ही उससे अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्चर मीडिया। अब जनरली सामान्यतः कल्चर मीडिया में सबसे ज्यादा मीडिया कौन सा उपयोग होता है, तो आप ध्यान रखें सबसे ज्यादा मीडिया उपयोग होता है एमएस मीडिया। एमएस मीडिया का पूरा नाम है मुराशिगे व स्कूग। अब ये अभी नहीं है, आपके प्लांट टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर में दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि मुराशिगे एंड स्कूग मीडिया है आपका, ये माध्यम है। इस माध्यम के अंदर अधिकांशतः जो सूक्ष्म प्रवर्धन या पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया है वो संपन्न की जाती है। उसके बाद में बात करें तो स्टरलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं निर्जमीकरण। निर्जमीकरण से अभिप्राय क्या है, रोगाणु मुक्त वातावरण तैयार करना। कैसा रोगाणु मुक्त, तो आप जिन इंस्ट्रूमेंट को या जिन भी चीजों का उपयोग आप माइक्रो प्रोपगेशन में या प्लांट टिश्यू कल्चर में कर रहे हैं, वह सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज, यानी संक्रमण विहीन, जिसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण उपस्थित ना हो, यानी उसमें ना तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, इस प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे कर्तोतक काम में ले रहे हैं तो उसे भी स्टरलाइज करोगे, आप कल्चर मीडिया काम में ले रहे हो तो आप उसे भी स्टरलाइज करोगे। आप अगर अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर टेस्ट ट्यूब और बीकर का यूज कर रहे हैं तो उसे भी आप क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। यानी आपको जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज यानी निर्जमीकृत होनी चाहिए। उसके बाद में कैलस। कैलस क्या है, कैलस है अविभेदित कोशिकाओं का समूह। क्या कहते हैं इसे, अविभेदित कोशिकाओं का समूह। अब अविभेदित कोशिकाओं के समूह से क्या अभिप्राय है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें रेगुलरली क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और वो सेल डिवीजन करके एक इर्रेगुलर मास का फॉर्मेशन कर लेता है, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैलस। और एक लास्ट जब कैलस जो है परिवर्तित होता है और एक नए छोटे से पादप का निर्माण होता है तो उस छोटे पादप को आप कहते हैं प्लांटलेट या पादपक। ठीक है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो 4-5 वर्ड मैंने लिखे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आए, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस में होता क्या है। सिंपल सा है, जितनी थ्योरी दी है उस थ्योरी को मैंने यहाँ पर किसमें, फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप क्या लेंगे, पादप के किसी एक भाग को लेंगे, है ना, किसी एक भाग को, चाहे वो कोई एक कोशिका हो सकती है, वो कोई उत्तक हो सकता है और वो कोई अंग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जड़ का कोई टुकड़ा ले लिया, या फिर आपने स्टेम का यानी तने का कोई टुकड़ा ले लिया, या आपने कोई पर्ण का टुकड़ा ले लिया। जिस भी भाग का उपयोग आप पादप उत्तक संवर्धन में करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं ना, एक्सप्लांट। तो यानी जो आपने रूट का टुकड़ा, स्टेम का टुकड़ा या लीफ का टुकड़ा, तीनों में से कोई भी एक चीज आप जो ले रहे हो वो आपका क्या हो गया, एक्सप्लांट हो गया। अब एक्सप्लांट को आप क्या करोगे, स्टरलाइज। तो ये आपने स्टरलाइजेशन किया, और स्टरलाइजेशन करने के बाद में आपने क्या किया, ट्रांसफर टू दी कल्चर मीडिया। आपने उस कर्तोतक को लिया और कर्तोतक को आपने एक पेट्री प्लेट के अंदर, ये रही है आपकी एक पेट्री प्लेट, पेट्री डिश, पेट्री प्लेट कह दीजिए, कांच की प्लेट है ये, इसमें आपने कल्चर मीडिया भर रखा है। इस कल्चर मीडिया में आपने यहाँ पर ये एक स्टेम का टुकड़ा मैंने बना दिया, ये आपने एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लांट ले लिया, स्टेम का टुकड़ा ले लिया, यानी आपने एक्सप्लांट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कल्चर मीडिया में। क्या होगा, जो भी आपने स्टेम का टुकड़ा लिया है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। जो कल्चर मीडिया है आपका संवर्धन माध्यम, उस संवर्धन माध्यम से पोषक पदार्थों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है ना। तो कल्चर मीडिया को हम क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम। यह भी ध्यान में रख लेना आप।
अब संवर्धन माध्यम में उपस्थित जो पोषक पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के बाद इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और कोशिका विभाजन से जैसे ही इसके अंदर सेल डिवीजन प्रारंभ होगा ये एक इर्रेगुलर शेप के एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अविभेदित कोशिका समूह, क्या कहेंगे इसे? अविभेदित कोशिका समूह। इस अविभेदित कोशिका समूह को आप क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। सिंपल सी स्टेप है। आपने पादप का कोई भाग लेना है, वो एक कोशिका भी हो सकती है, वो उत्तक भी हो सकता है, वो अंग भी हो सकता है ना। हम जनरली ले रहे हैं यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट ले लिया मैंने, कायिक भाग ले लिए, रूट का टुकड़ा ले लिया, स्टेम का टुकड़ा ले लिया, लीफ का टुकड़ा ले लिया। तीनों क्या हो गए? एक्सप्लांट। इनको स्टरलाइज किया, निर्जमीकृत किया, और निर्जमीकृत करने के बाद में हमने इसको संवर्धन माध्यम में डाल दिया। अब संवर्धन माध्यम में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके और एक अविभेदित कोशिकीय समूह का निर्माण करता है, जिसको हमने क्या कहा? कैलस। अब कैलस में डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, कैलस में क्या होगा? कैलस में होगा भैया डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए विभेदन, यानी जब कोई कोशिका या उत्तक अपने किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रूपांतरित होता है, मॉडिफाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पर क्या होगा? शूट इनिशिएशन और रूट इनिशिएशन, यानी प्ररोह का निर्माण प्रारंभ होगा और रूट का निर्माण प्रारंभ होगा। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर किसका विकास? यहां पर होगा प्लूम्यूल और रेडिकल का विकास, है ना। आप कह सकते हो प्रांकुर का विकास, और इधर आप कह सकते हो मूलांकुर का विकास। यानी कैलस से प्रांकुर और मूलांकुर विकसित हो जाते हैं, और प्रांकुर से प्ररोह, शूट का डेवलपमेंट। शूट मतलब यहां पर प्ररोह, तो क्या होगा? प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है, आपको पता है, और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? मूल का निर्माण होता है। तो ये सब आपका यहाँ तो प्ररोह विकसित हुआ और यहाँ पर मूल विकसित हो गई, और इस प्रकार से बन गया एक छोटा सा पादपक। क्या बन गया? प्लांटलेट या पादपक का निर्माण हो गया। अब देखो, ये कोई एक प्लांटलेट नहीं बना है, बल्कि हमने यहाँ पर इस तरीके से कोई सैकड़ों हजारों टुकड़े लिए हैं। हमने उस पादप के तने के कितने हजारों टुकड़े ले लिए, और हजारों टुकड़ों से हमने हजारों पादपक का निर्माण कर लिया, है ना। मोर देन 1 और 2 लिख रखा है, यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो प्लांटलेट्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, सैकड़ों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं। अब ये जो इतने सारे प्लांटलेट्स एक साथ बने हैं उनके बारे में कि सिमिलर टू पेरेंट प्लांट, यानी जितने भी पादपक बने हैं वो सारे के सारे अपने जनक पादप के क्या होंगे? समान होंगे। जनक पादप के समान क्यों होंगे भाई? यहाँ पर कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ है? नहीं हुआ है। कहीं मियोसिस हुआ है? नहीं हुआ है। कहीं वेरिएशन उत्पन्न होंगी? नहीं होंगी। तो इट मीन्स बनने वाला जो पादपक है वो बिल्कुल और बिल्कुल अपने जनक पादप के समान होगा, बिल्कुल पेरेंट प्लांट के समान होगा। और जब कोई अपने जनक के समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन। लेकिन यहाँ पर हम इन पादपों के लिए एक वर्ड यूज लेते हैं जिसे हम कहते हैं सोमा क्लोन। तो क्लोन और सोमा क्लोन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाली संततियां जो बिल्कुल अपने जनक के समान होती है उन्हें हम क्लोन कहते हैं, लेकिन उत्तक संवर्धन के द्वारा बनने वाले प्लांट जो बिल्कुल अपने जनक के समान हो उनके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? सोमा क्लोन। क्लियर? अब इन पादपों को आपने क्या करवाया? आपने स्थायीकरण के लिए, दृढ़ीकरण के लिए उन्हें पहले तो कुछ समय तक प्रयोगशाला में और उसके बाद में उन्हें बाह्य वातावरण में क्या करवा दिया? ग्रो करवा दिया, वृद्धि करवा दिया। तो ग्रो इन कंट्रोल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाह्य नियंत्रित, है ना, या वातानुकूलित वातावरण के अंदर हम इन पादपों को कुछ समय के लिए क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं, और फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको ग्रो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से वो धीरे धीरे वातावरण के क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, और हमें अपने प्रोडक्ट जो हैं वो देना प्रारंभ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें
यहाँ पर देखें माइक्रो प्रोपगेशन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या, कि हमें कम समय में और कम जगह या कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड एरिया के अंदर एक नियंत्रित और निर्जमीकृत परिस्थितियों के अंदर बहुत सारे सैकड़ों पादपों का निर्माण किया जा सकता है, और इसी विधि को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। वापस से सुन लीजिए, जब कम समय में और नियमित स्थान में नियंत्रित व निर्जमीकृत परिस्थितियों में कई सारे पादपों का निर्माण एक साथ किया जाए तो उसे या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर कि माइक्रो प्रोपगेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसके। महत्व बहुत सारे हैं, आप एक बार इसको जरूर रीड आउट करेंगे बुक से, लेकिन फिर भी मैं देखो कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मोर प्लांट्स प्रोड्यूस इन लेस टाइम और एरिया, ये मैंने अभी आपको बता दिया, कम समय और कम जगह में अधिक पादपों का उत्पादन किया जा सकता है इस विधि के अंतर्गत। दूसरा आ जाता है कि किसी एक वांछित लक्षण को लंबे समय तक अगर संरक्षित रखना है तो आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको असंग जनन में भी बताया था कि जहां मियोसिस नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, वेरिएशन नहीं, वहां पर आप किसी एक डिजायर कैरेक्टर को लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। यानी जो कैरेक्टर इनके जनक पादप में होगा वही इसके प्लांटलेट्स में होंगे, कोई नए कैरेक्टर तो आएंगे नहीं। तो आप जो है एक कैरेक्टर को आराम से कंजर्व कर सकते हैं। तीसरी बात, पादपों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए भी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोग युक्त पादप से रोग रहित पादप का निर्माण किससे, माइक्रो प्रोपगेशन से किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप फर्दर डिटेल से प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो अभी के लिए आपका इतना काफी है। ये थी बात आपकी किसके बारे में, माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों आपका पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। अब देखिए बहुभ्रूणता सिंपल सा टॉपिक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको असंग जनन बहुत अच्छी तरीके से पता है तो इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड टॉपिक है, तो अगर वो आपको अच्छे तरीके से याद है तो आपको ये क्विकली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुभ्रूणता की, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, सबसे पहले तो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आप कह सकते हैं। इट मीन्स क्या हो कि किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति, किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है ना। अब बहुभ्रूणता के बारे में देखें कि बहुभ्रूणता को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीज में बहुभ्रूणता को ऑब्जर्व किया, देखा या डिस्कवर किया आप कह सकते हैं। किसमें, संतरे के बीज में। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सिट्रस फैमिली है, सिट्रस फैमिली में कौन से आ जाते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, मौसम्बी, संतरा, ये जो है ना, ये जो खट्टे फल, ये खट्टे फल सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सिट्रस फैमिली में आ जाते हैं। तो सिट्रस फैमिली का ये एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर आप मान लीजिए, नींबू, संतरा, इनके अंदर आपको नॉर्मली पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है, कॉमन फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। जबकि अगर आवृत बीजी की बात करें तो आवृत बीजी पादपों का ये एक कैसा कैरेक्टर होगा, है, ये तो कॉमन फीचर हो गया, आपका सामान्य लक्षण हो गया। आवृत बीजी पादपों में एक स्पेशल कैरेक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना। अब देखें डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन अ सीड, यानी जब किसी एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित हो, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता कहलाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं, देखें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत बीजी पादप हैं, उनके अंदर ये एक स्पेशल फीचर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और आपको ध्यान में रखना है, ये लिलिएसी फैमिली है ना, लिलिएसी फैमिली जैसे आपका ऑनियन हो गया,
दूसरा आपके एग्जाम्पल है क्रोटोलेरिया, मैंने अभी आपको बताया था सिट्रस सीड यानी सिट्रस फैमिली, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर नींबू के बीज, संतरे के बीज इनके अंदर। और एक आ जाता है आपका टोबैको, तंबाकू। तो यहाँ पर प्याज, क्रोटोलेरिया, संतरे के बीज, नींबू के बीज और तंबाकू जैसे पादपों के अंदर आपको पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ये तो बात थी इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि जो बहुभ्रूणता है वो किस कारण से होती है। तो यहाँ पर मैंने कहीं रीज़न मेंशन नहीं किया है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। रीज़न मेंशन नहीं किए, उसका भी एक रीज़न है। क्या? कि यहाँ पर मैंने बात की टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, जो प्रकार है वही कारण है। तो यानी अगर आपको कारण पूछ लें तो आप जो जितने भी टाइप्स हैं इनकी हेडिंग्स लिख लेना सीधी सीधी, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 4 कारण। तो आप अगर बुक के अंदर आप एक बार इसको रीड मारोगे तो उसमें रीजन में यही 4 लिखे हुए हैं, यही 4 कारण हैं और इन्हीं 4 कारणों को बाद में एज ए टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी की फॉर्म में बता रखा है। तो हम यहाँ पर सीधा किसको स्टडी कर लेते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी के प्रकार। अब देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी के प्रकार में पहला प्रकार आ जाता है आपका विदलन बहुभ्रूणता। क्या आ जाता है? विदलन बहुभ्रूणता। तो आपको शब्द से ही आंसर मिल जाएगा पहला। तो विदलन का मतलब क्या होता है? युग्मनज में होने वाला विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन। युग्मनज जाइगोट में होने वाला विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? विदलन। और बहुभ्रूणता आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी जो आपका एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उस भ्रूण में विदलन की फलस्वरूप अगर बहुभ्रूणता वाली कंडीशन डेवलप हो जाए तो वो आपकी हो जाएगी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको मैंने एक छोटे से फ्लोचार्ट के थ्रू भी आपको यहाँ पर समझाया है। देखें, ये रहा आपका जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया और इस द्विगुणित युग्मनज में कुछ समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राग भ्रूण का निर्माण हो गया। प्रो एम्ब्रियो का मतलब होता है प्राग भ्रूण, और प्राग भ्रूण का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक भ्रूण, है ना, अपरिपक्व भ्रूण, प्रारंभिक भ्रूण जिसको आप कह सकते हैं। अब ये जो प्रारंभिक या अपरिपक्व भ्रूण है, इसमें विदलन की प्रक्रिया हुई। किसकी प्रक्रिया? विदलन। विदलन का मतलब अभी बताया, विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन। और जब विदलन हुआ तो क्या हुआ कि जो प्रोक एम्ब्रियो था वो प्रोक एम्ब्रियो दो या दो से अधिक भागों में बट गया और प्रत्येक भाग से नए भ्रूण का क्या हो गया? निर्माण। तो अगर ये वाली अवस्था हुई तो यहाँ पर आपको कितने एम्ब्रियो मिलेंगे? मोर देन 1 एम्ब्रियो, यानी 1 से अधिक आपको एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। तो ये वाली आपकी हो गई कौन सी? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन एक प्लांट के अंदर 3 टाइप की क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी दे रखी है। कौन कौन सी? तो इस पर थोड़ा सा अपन ध्यान दें। ऑर्किड पादप है आपका जिसका नाम है यूलोफिया, हिंदी में भी इसको यूलोफिया ही दे रखा है। उसमें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपको विदलन बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तीनों प्रकार कौन कौन से? देखें, जब युग्मनज में अनियमित विभाजन हो, जब युग्मनज में जाइगोट के अंदर अनियमित विभाजन हो और अनियमित विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाए तो वो कंडीशन आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी है। तो यूलोफिया में पहला क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इस तरीके से। दूसरा प्रकार, प्रो एम्ब्रियो से एक अतिवृद्धि या एक कलिका का निर्माण हुआ और वो कलिका, जैसे अपन बताते ना हाइड्रा में, यीस्ट में मुकुलन, है ना, कि एक छोटी सी अतिवृद्धि बनती है और वो अतिवृद्धि धीरे धीरे अपने जनक पादप से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ी होती है और फिर वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार से एक एम्ब्रियो से एक छोटी सी कलिका का निर्माण, एक अतिवृद्धि का निर्माण हुआ और वह अपने मेन एम्ब्रियो से अलग होके और एक नए एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाए तो वो भी आपकी कौन सी? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में ही आएगा। और तीसरा कि जब प्रो एम्ब्रियो में सेल डिवीजन या क्लीवेज के थ्रू बहुत सारे पतले पतले तंतुओं का निर्माण हो जाए और प्रत्येक पतले तंतु से, प्रत्येक फिलामेंट से एक एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन हो जाए तो वह अवस्था आपकी कौन सी होगी? फिलामेंटस एम्ब्रियो होगा, यानी तंतुमय भ्रूण का निर्माण। तो समझ में आई बात है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब जाइगोट,
जायगोट में सेल डिवीजन हुआ, प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज हुआ, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। यूलोफिया में 3 स्टेज, जायगोट में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ, दूसरा वाला बड का फॉर्मेशन या कलिका या अतिवृद्धि का निर्माण हुआ, और तीसरा तंतुमय पॉलीएम्ब्रियोनी आप इसको कह सकते हैं। ये था पहला, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और पहला जो टॉपिक है वही आपको थोड़ी याद करने की ज़रूरत है, बाकी में आपको कोई जोर नहीं आएगा। क्यों? ये सीधे सीधे स्टेटमेंट में ही आंसर है। देखें दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियो से एक अदर देन दी एग सेल, यानी भ्रूण कोश में अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। भ्रूण कोश में अंड कोशिका को छोड़कर अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। तो ऐसी कुछ अवस्था आपने असंग जनन में पढ़ी थी, और याद कीजिए आपने हैंस और हेंस विंकलर वाले क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था युग्मकोद भिद असंग जनन, जिसमें जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है मादा युग्मकोद्भिद, उस मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका को छोड़कर यदि किसी सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद असंग जनन। और यह अवस्था क्या कहलाएगी? तो ध्यान में रख लेना, यह आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड से भ्रूण का निर्माण हो तो दो कंडीशन में, या तो सिनर्जिड फर्टिलाइज होगी या फिर वो होगी अनफर्टिलाइज। अब फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज का कंसेप्ट क्या है कि अगर पराग नली का अंदर प्रवेश कर उसका एक नर युग्मक अगर किसके साथ में, जो सहायक कोशिका का केंद्रक है उसके साथ में संलयित हो जाए तो वो जो सिनर्जिड है वो कैसी हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएगी। और अगर वो अगुणित अवस्था में ही भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उससे अगुणित भ्रूण का, तो अगर वो फर्टिलाइज हुई है तो उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, और अगर वो अनफर्टिलाइज है तो उससे हैप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यही मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि फर्टिलाइज सिनर्जिड है यानी निषेचित सहायक कोशिका है, निषेचित सहायक कोशिका, तो उससे द्विगुणित भ्रूण बनना है, और अगर अनिषेचित है तो उससे अगुणित भ्रूण का बनना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं तो वो आपको सीधे ध्यान में रखने हैं कि फर्टिलाइज सिनर्जिड का एग्जाम्पल है यहाँ पर एरिस्टोलोकिया, और अनफर्टिलाइज जो सिनर्जिड है उसका एग्जाम्पल है आर्जिमोन। ये था दूसरा प्रकार। बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की। तो मैंने कहा ना स्टेटमेंट में ही आंसर है, ये जो आपका स्टेटमेंट था इसको आपको वैसे ही याद करना है। तो इसमें आ जाएगा कि भ्रूण कोश के अतिरिक्त एम्ब्रियो से की किसी अन्य कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण, तो वो हो जाएगा आपका युग्मकोद्भिद असंग जनन, और यह अवस्था हो जाएगी आपकी पॉली एम्ब्रियोनी। तीसरा इसी तरीके का है, देखें तीसरा स्टेटमेंट आ जाता है, तीसरा टाइप आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोसाइक इन ओव्यूल। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति। तो भाई अगर एक बीजांड में एक से ज़्यादा भ्रूणकोश बन गए तो सोचो कि एक से ज़्यादा अंड कोशिकाएं हो गई, और प्रत्येक अंड कोशिका निषेचन के बाद अगर भ्रूण का निर्माण कर ले तो वह अवस्था क्या हो जाएगी? बहुभ्रूणता। इतना सा यहाँ पर बता रखा है, ध्यान रखना है। मोर देन वन एम्ब्रियो से इन अ ओव्यूल, यानी एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है निषेचन के पश्चात, यानी प्रत्येक अंड कोशिका द्वारा निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियोस हैं तो बहुत सारी एग सेल, और बहुत सारी एग सेल है तो बहुत सारे एम्ब्रियो, और इस कंडीशन में आपकी हो जाएगी फर्दर पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, कैजुराइना पादप, कैजुराइना पादप में इस तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है। और लास्ट आ जाता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का मतलब है यहाँ पर सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस फ्रॉम फॉर्म एम्ब्रियो। पहले भी मैं अपस्थानिक भ्रूणता आपको बता चुका हूँ, अपस्थानिक असंग जनन आप उसको पढ़ चुके हो। क्या होता है? बीजांड में अध्यावरण या बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो उस अवस्था में भी क्या उत्पन्न हो गई? बहुभ्रूणता। क्योंकि एक तो भ्रूणकोश के अंदर एम्ब्रियो बनना ही है,
और एक बाहर भी बन रहा है आपका, चाहे वो अध्यावरण की कोशिकाओं से बने और चाहे वो जो आपकी बीजांडकाय है उसकी कोशिकाओं से बने। तो इस अवस्था में भी जो आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन डेवलप हो रही है इसको हम बोलेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, या इसे एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी भी आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुभ्रूणता के सिग्निफिकेंस क्या है, भाई इसके महत्व क्या क्या है। तो देखें डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट के अंदर आप ध्यान में रखें नींबू का पादप या सिट्रस फैमिली का जो प्लांट है उसके अंदर आपने बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण करवाया है तो वो भ्रूण हमेशा अनइन्फेक्टेड होगा, क्योंकि बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिकाएं जो है वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होती है। तो इस तरीके से आप डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। हाई विगर यानी इसमें जो ओज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओज का मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसके जो हैं अपने एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर की अपन बात करें तो वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तीसरी बात करें कि चूँकि अगर इस तरीके के जो एम्ब्रियो बनते हैं जो अपने बिल्कुल पेरेंट के इक्वल, जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी से जितने भी एम्ब्रियो बनेंगे उनमें कोई वेरिएशन होगी, मियोसिस होगा नहीं होगा, तो उनसे बनने वाला पादप बिल्कुल किसके जैसा होगा, जनक पादप के जैसा। तो इस विधि के द्वारा आप क्लोन भी तैयार करवा सकते हैं, ठीक है ना। चौथा देखें कि पॉलीएम्ब्रियोनी का अपना एक साइटोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी उसको अध्ययन के लिए भी स्टडी किया जाता है, स्टडी के लिए भी उसको उपयोग किया जाता है। और लास्ट आ जाता है कोल्चिसिल ट्रीटमेंट फॉर होमोजाइगस, किसी भी समयुग्मजी वंशावली को पैदा करने के लिए क्या कॉल्चिसिन उपचार किया जाता है। कॉल्चिसिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसे माइटोटिक पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आपको सेल डिवीजन के अंदर पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये थे इसके कुछ सिग्निफिकेंस, और ये आपका पूरा एक पोर्शन, एक यूनिट, 4 चैप्टर पॉलीएम्ब्रियोनी, और मैं कहूँ कि एक आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है।